हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हैं? रिप्लाई कीजिए जल्दी से बेटा। क्या आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? बोलो बोलो बोलो। हाँ जी बेटा, स्टार्ट करते हैं, फिर अपनी क्लास को बढ़ते हैं आगे। और आज बेटे एक्सेप्टेंस वाला पार्ट हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके लीगल रूल्स अपनी लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे बेटा। आयुष आ गया बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बोलो बोलो बोलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। वेलकम। स्टार्ट करें? चलो भैया, तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं बेटा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? हम लोग अपना एक्सेप्टेंस वाला पार्ट पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने अपने पास में लीगल रूल स्टार्ट किए थे। तो बताएगा मुझे क्या सारे लीगल रूल हो गए थे, बस बचा हुआ था भाई? बताना मुझे। ऑफर वाला पार्ट तो हमारा हो चुका पहले, टाइप वाला पार्ट, रूल वाला पार्ट कर चुका। तो जवाब दीजिए, क्या हमारा एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स पूरे हो चुके थे? कुछ बचे हुए थे बेटा? बचे हुए थे। हाँ बेटा, कर ले। हाँ चलो करते हैं। ठीक है भैया, स्टार्ट करता हूँ, आगे बढ़े। राम राम बेटा, राम राम। स्टार्ट करें, आइए। लीजिए गाइस, बात कर लेते हैं अपने पार्ट में। हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कशन किया था एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स के बारे में। रिमेंबर, हम अपने एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स पढ़ रहे थे। सर क्या इन पे क्वेश्चन बन सकता है? हाँ बन सकता है बेटा, क्यों नहीं बन सकता? क्या हमसे एग्जामिनर यूं पूछेगा भैया सिंगल पॉइंट बताओ? नहीं बेटा, आपसे इंडिविजुअल वाला पार्ट में आपसे स्पेसिफिक किसी भी रूल को उठा के क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। तैयार रहिएगा गलती नहीं करने का अपने को, ठीक है? अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस के लीगल रूल्स में क्या कुछ हो चुका है। थोड़ा रिकॉल करता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। क्या क्या हो चुका है बता देता हूँ। याद करो, हमने पढ़ा था कि भैया एक्सेप्टेंस रूल पूरे होंगे तभी एक्सेप्टेंस भी वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगी। बोलो बोलो बोलो, क्या यह बात तुम्हें याद है? भूले तो नहीं? नहीं सर नहीं। तो वैलिड एक्सेप्टेंस कहना है, इसी को बोलते हैं। अक्सर वैलिड क्या होता है बेटा? वैलिड कहूं या लॉफुल कहूं? लॉफुल कहूं या वैलिड, मतलब सेम है भाई। वैलिड मतलब सेम रहेगा। अखिलेश कह रहा है वॉल्यूम कम है बेटा, वॉल्यूम कम नहीं है ऐसा तो। बाकी बताओ बेटा, क्या सबको लग रही है वॉल्यूम कम है? टेल मी टेल मी टेल मी, क्या बाकी सबको भी ऐसा लग रहा है कि वॉल्यूम कम है? हाँ जी ठीक है, आइए तो बात करते हैं गाइस। हमने लॉफुल एक्सेप्टेंस की बात कर रहे थे, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बता देता हूं। नंबर वन हम सीख चुके हैं, एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए? हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए, विच मींस अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशन के एक्सेप्ट करना है। मतलब इन शॉर्ट, अगर भैया एक्सेप्ट कर रहे हो तो बिना कंडीशन ही करो। नंबर, अगर कंडीशन डाल के करते हो तो कहा जाएगा क्वालिफाइड। तो क्या बोला था हमने पढ़ा? एक्सेप्टेंस क्या होनी चाहिए? अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड, नॉट क्वालिफाइड। अगर कंडीशन हुई तो एक्सेप्टेंस वैलिड मानी नहीं जाएगी। नंबर वन पढ़ चुके थे। हाँ जी, जमील भी कह रहा है वो स्लो। अरे ठीक है, नालायक कैसे बातें कर रहा है। हाँ आओ। नंबर टू, फिर जाना हम लोगों ने, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट क्लास में कहा तक रूल पढ़ चुके थे इसके हम लास्ट में, ठीक। फिर टू नंबर पे आया कि भैया एक्सेप्टेंस कौन करेगा? बोला बात, या तो प्रोमिजी की तरफ से होगा, फ्रॉम दी प्रोमिजी, या फिर उसका ऑथोराइज एजेंट। और नाम तो नहीं भूले हो, प्रोमिजी को ही कहा जाता है एक्सेप्टर, प्रोमिजी को ही कहा जाता है ऑफरी। तो उसकी तरफ से होगा। तो वर्ड क्या था? ऑथोराइज एजेंट की तरफ। ओके, कौन करेगा? ये तो हो गया। किसको किया जाएगा? या तो प्रोमिजर को बताओ, मतलब याद करो हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन मैंडेटरी है। एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, आज अगर हम किसी पर्सन का कोई ऑफर एक्सेप्ट करते हैं, तो क्या जिसका ऑफर एक्सेप्ट किया उसे बताओगे? नहीं क्या बताओगे? बताने का मतलब क्या है? कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन मैंडेटरी हो। नंबर, हमने इस पे एग्जांपल भी दिया क्लास के अंदर। तो पॉइंट आया, ऑफर प्रोमिजर को करोगे या प्रोमिजर का ऑथोराइज एजेंट को करोगे? ये प्रोविजन बेटा हम लोग पढ़ चुके थे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमने ये भी पढ़ लिया था, कम्युनिकेशन मैंडेटरी होता है, चाहे वो एक्सप्रेस फॉर्म में हो या फिर वो हो इम्प्लाइड फॉर्म। ये वो बातें जो लास्ट क्लास तक कवर हो गई थी, अब मैं इससे आगे बढ़ने वाला हूं और आज थोड़ी और बेहतरीन बातें करेंगे। चले, ये प्रोविजन हमारे हो चुके थे गाइस। अब मैं इसी पार्ट में थोड़ा आगे बढ़ता हूं। एक्सेप्टेंस वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था इसके बारे में। आज हमारे लीगल रूल में नेक्स्ट लीगल रूल आएगा हमारे पास में, मोड प्रेस्क्राइब। नेक्स्ट रूल हमारे पास में ये कह रहा है, सिंपल सी बात, एक्सेप्टेंस प्रेस्क्राइब मोड में होना चाहिए। और मैं पूछूंगा इस पे क्वेश्चन, तैयार हो जाओ भाई लोगों। क्या क्वेश्चन है? सुनने से बात को विजय बेटा, धीरे धीरे हम अपनी क्लास की स्पीड को एनहांस कर बढ़ा रहे हैं बेटा, ठीक है? तो स्पीड बढ़ेगी और टाइमली
डोंट वरी, टेंशन मतलब पूरा रिवीजन का टाइम भी बचेगा तुम्हारे पास में और तुम्हारे प्रैक्टिकल टाइम भी बचेगा तुम्हारे पास, मैं करवाने वाला हूँ। ओके आओ तो लिखते हैं बेटा नेक्स्ट प्रोविजन हमारे पास में 4 तक हो गया था, अब लिखता हूँ 5th प्रोविजन। लिखो भाई लोगों लीगल रूल नंबर 4, नंबर 5 लिखो एक्सेप्टेंस, नोट करो मेरे साथ में, तो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस must be made, must be made in the prescribed mode। प्लीज यहां पर 2 प्रोविजन आएंगे इसके ऊपर ही, क्या बोलूंगा, must be made in the prescribed mode। सर प्रेस्क्राइब्ड क्या होता है बताता हूं मेरे लाल, बताता हूं, सुनो बात मेरी। प्रेस्क्राइब्ड वर्ड या इसी को बोलते हैं स्पेसिफाइड, क्या बोलते हैं, प्रेस्क्राइब कहूं या बोलूं स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड मतलब भैया जब आपको किसी पर्सन ने ऑफर दिया था उसी वक्त अगर उसने आपको एक्सेप्टेंस करने का मोड मतलब तरीका मतलब मैनर बता दिया था, उसने कह दिया था कि एक्सेप्टेंस मुझे मैनर में चाहिए, इसी मोड में चाहिए, तो कहता है भैया जिस मोड में एक्सेप्टेंस मांगी गई है ना उसी मोड में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। सर एग्जांपल देके बताओ, तो बात सुनना, मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग जब अपना, पूछा भी था आप लोगों से, आप लोग जब अपना अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो, बताना मुझे, इंस्टीट्यूट के अंदर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो या अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हो, मैंने पूछा था पहले भी आप लोगों से, या रजिस्ट्रेशन कराते हो, तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना या रजिस्ट्रेशन कराना, बताओ बेटा बताओ, इंस्टीट्यूट ने, हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें कौन सा मोड बताया हुआ है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, टेल मी, हमारे इंस्टीट्यूट ने कौन सा मोड बताया था, ऑनलाइन मोड बताया है या ऑफलाइन मोड बताया, टेल मी, कौन सा मोड हमें डिफाइन किया है बताइए। हाँ सही लिखा, हाँ जी बताइए, बोलो बोलो बोलो, हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें कौन सा मोड बताया, ऑब्वियस कौन सा बताया, ऑनलाइन मोड। अब मुझे बताओ कोई बच्चा बोले नहीं 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 बेशक इंस्टीट्यूट कुछ भी कहता रहे उसने ऑनलाइन करना, मैं तो भैया एग्जामिनेशन आउट निकालूंगा, प्रिंट निकालने के बाद उसे उसको फिल करूंगा, हाथ से फिल करूंगा और लेके इंस्टीट्यूट में पहुंचूंगा और कहूंगा नहीं 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 तुम्हारा मोड कुछ भी रहे तुम मेरा मोड एक्सेप्ट करो, ऐसा होगा अली, क्या तुम अपना मोड बोलोगे तो एक्सेप्ट करेगा। अब यहाँ 2 बातें आती, पहली बात लोग कहता है यार कि अगर एक्सेप्टेंस किया जा रहा है, अब सुनना चालू करो बेटा, अगर एक्सेप्टेंस किया जा रहा है जिस मोड में आपको कहा गया हो, पहली प्रायोरिटी है आपको उसी मोड में उसे एक्सेप्ट करना होता है। अगर आप चाहते हो कि, एग्जांपल मुझे बताओ, नॉर्मल केसेस में आप काफी बार लिखते हो कि आप कोई सामान मंगवा रहे हो, कोई लेटर भेज, तो बहुत जगह लिखा होता है इस लेटर को स्पीड पोस्ट से भेजना, कुरियर से मत भेजना, तो मेंशन किया, जहां पे मेंशन कर दिया ना कि कौन से मोड में एक्सेप्टेंस चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर बेटा वहां पर उसी मोड में एक्सेप्टेंस वैलिड होगी, नंबर 1। अब नंबर 2 यहाँ पे आता है, लेकिन सर अगर किसी पार्ट में हमें कोई मोड नहीं बताया गया, हमें अगर मोड मतलब मैनर डिफाइन नहीं किया होता फिर क्या होगा, तो कहता लिखो नंबर 2, इसका पार्ट नंबर 2 क्या बोला, बट लेकिन, बट इफ देयर इज नो मोड, देयर इज नो मोड स्पेसिफाइड, अगर कोई भी मैनर स्पेसिफाइड नहीं हो, स्पेसिफाइड फॉर एक्सेप्टेंस, याद रखना जहां पर कोई भी मोड मतलब मैनर पहले से नहीं बताया हो, कौन बता रहा है हमको, ये बता रहा है प्रोमिजर, मतलब सिंपल सी बात भैया, मैंने आपको ऑफर दिया कि अगर आप उसी एजुकेशन की टेस्ट पेपर लेना चाहते हो बेटा एक काम करो, गूगल फॉर्म दिया नीचे गूगल फॉर्म भर दो, एग्जांपल के लिए मुझे बताओ, तो मैंने मोड बता दिया ना, गूगल फॉर्म भरोगे तो टेस्ट पेपर मिलेंगे, पॉइंट क्या है बताना मुझे, आपको डिटेल टेस्ट पेपर तब मिलेंगे। अब मुझे बताओ अगर आपने वो फॉर्म नहीं भरा, क्या बोलूंगा, नहीं नहीं हम तो सर फोन करेंगे आपको, मोबाइल फोन व्हाट्सएप कर देंगे आपको, फोन करेंगे व्हाट्सएप करेंगे, तो बताओ ना गाइस मेरा मोड क्या था, मेरा मोड था भाई कि आप उस फॉर्म को भरो। अब अगर मैंने एक्सेप्टेंस का फॉर्म, एक्सेप्टेंस का मोड बता दिया तो कहता भैया वही मोड फॉलो करोगे, लेकिन अगर कोई भी मोड स्पेसिफाई नहीं किया गया बेटा तो क्या बोलेंगे, सर देन एनी मोड में बी एनी, देन एक्सेप्टेंस कैन बी मेड, उस केस में तुम फ्री हो जाते हो, एक्सेप्टेंस कैन बी मेड इन द, मेड इन एनी मैनर, जहां पर मोड नहीं बताया वहां पर तुम्हारे पास है फ्रीडम, और जहां पे मोड बता डाला वहां पर फ्रीडम नहीं है लाल, वहां पर वही मोड आपको समीर आयुष सब कह रहे हैं वही, हेलो 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 हेलो, मीठी 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 आवाज नहीं आ रही, मीठी आवाज,
एक मिनट रुकना। कंटेंट चेक करना बेटा, आवाज ठीक आ रही है? हेलो हेलो हेलो, क्या वॉइस थोड़ी ठीक हुई अब? हाँ, हेलो 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 हेलो, हिमांशु ठीक है बेटा? देखना, उज्जवल, जमील, आयुष, जानवी, जान वॉइस ठीक है बेटा? चेक कर लेता हूँ, भी आइडिया मिल जाएगा। हेलो 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 हेलो, अब ओके ठीक है, चल थैंक यू, आओ चलो। तो आज मुझे बताओ, एक प्रोविजन ये रहा, दूसरा प्रोविजन ये रहा, अब क्या तीसरा बन सकता है इसके ऊपर? हाँ, आस्क, आपको अगर आपने टाइप मोड फॉलो होगा, टाइप मोड का आपके पास नंबर 3 सेक्शन, एक्सेप्ट, हेलो हेलो हेलो, ठीक है, हॉफुल ठीक हो गया बेटा, शायद चेक करना, चेक करो चेक करो चेक करो। जंगल जंगल बात चली है, पता आया गाना, आवाज आई? ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बोलो। हाँ जी अब ठीक है, मुझे भी आ रही आवाज, चले। तो बात सुनो भाई लोगों, तीसरा प्रोविजन क्या कहता है? कह रहा एक्सेप्टेड इज नॉट मेड इन स्पेसिफाइड मैनर। बोला लो, कहता है अगर मान लीजिए मैंने, प्रोमिजर ने आपको एक मोड बताया एक्सेप्टेंस देने के लिए, और आपने अगर वो मोड फॉलो नहीं किया, रिपीट कर रहा हूं, बता दिया रिपीट कर, अगर आपने वो मोड स्पेसिफाई नहीं किया, मोड में एक्सेप्टेंस नहीं दिया, तो कहता है मुझे बताओ, मोड बताया गया तो उसी में दो, मोड नहीं बताया, मोड नहीं बताया तो फ्री हो। बट मोड बताने के बाद भी अगर एक्सेप्टेंस उस मोड में ना दी जाए, उस तरीके में ना दी जाए, नाउ प्लीज टेल मी गाइस, क्या प्रोमिजर के पास ये पावर होती है? क्या प्रोमिजर के पास ये पावर होती है या नहीं होती? तो आपकी एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट कर दे? टेल मी, बताओ बताओ बताओ, क्या लगता है तुमको? दिल पे हाथ रख के रहे अप्लाई करो, क्या वहां पर उस केस में प्रोमिजर के पास ये पावर है क्या? तो तुम्हारी एक्सेप्टेंस एक्सेप्ट या रिजेक्ट दोनों कर सकता है? बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात तुम्हें लगती है ऐसी? बात सच में ऐसी ही है, याद रखना। जहां पर मोड स्पेसिफाई किया गया होता है बेटा, और आपने अगर किसी और मोड में एक्सेप्ट किया, ऑलवेज रिमेंबर द एक्सेप्ट, द प्रोमिजर इज हैविंग द पावर टू रिजेक्ट द एक्सेप्ट। क्या बोलूंगा इनका, बोला दैट केस, क्या बोलूंगा, द प्रोमिजर, ऐसे केस में लाल ध्यान रखना, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसके ऊपर, द प्रोमिजर हैविंग द राइट, उसके पास ये राइट है, इज हैविंग द राइट टू रिजेक्ट और एक्सेप्ट। वो चाहे तो एक्सेप्ट कर ले, मर्जी है उसकी, कर सकता है एक्सेप्ट भी, और चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है, आप उसे बाउंड नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा। गाइस तीन प्रोविजन पढ़ने को मिलते हैं हमें एक ही पार्ट के ऊपर, तीन अलग नहीं है, ये इसी का हिस्सा है प्रेस्क्राइब मोड वाला। बोलो क्लियर हो गया? तो क्या क्वेश्चन पूछो आप लोगों से मैं इसके ऊपर,
बोलो बोलो बोलो, पूछा है क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन पूछता हूँ। 3 बातों में क्वेश्चन पूछता हूँ, आओ क्वेश्चन बनाता हूँ, चलो लिखो, रिप्लाई कीजिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमारा प्रैक्टिस जोन है, प्रैक्टिस जोन। प्रैक्टिस जोन क्वेश्चन 1 कहता है, सुनना ध्यान से बात को, कह रहा भैया इफ, तो एग्जांपल, तो रामलाल, नोट करना, रामलाल ऑफर्ड टू सेल हिज हाउस, रामलाल ने ऑफर दिया टू सेल हिज हाउस, अपने घर को बेचने का, हाउस, टू मोतीलाल, मोतीलाल को ऑफर दिया ₹4 10 लाख, 10 लाख रुपए के अंदर, ठीक है। अब आगे पढ़ना क्या कह रहा है सर, बट रामलाल ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड मोतीलाल, रामलाल ने ऑलरेडी मोतीलाल को इन्फॉर्म कर दिया, ऑलरेडी इन्फॉर्म मोतीलाल, किस लिए, लिखना नोट करना, मोतीलाल, that to make acceptance by sending the acceptance by speed post के थ्रू ही लिखकर मुझे बताएगा, स्पीड पोस्ट। नाउ क्वेश्चन पूछा, आगे पढ़ना, स्पीड पोस्ट, बट मोतीलाल यूज जीमेल यूज किया मोतीलाल ने फॉर दी एक्सेप्टेंस, मोतीलाल ने मेल कर दिया, उसने कहा स्पीड पर से भेजो। नाउ बताना एक्सेप्टेंस क्या है यहां पर, दैट एक्सेप्टेंस इज, ऑप्शन पूछूं ABCD, यहां पर मैंने एक ही क्वेश्चन में पार्ट ले लिया, ऑप्शन ए, क्या एक्सेप्टेंस वैलिड है, ऑप्शन ए। दूसरा, क्या ऑप्शन वॉइड होगा, ऑप्शन इनवैलिड होगा, क्या डी ऑप्शन नन ऑफ दी अबव। और यहां पर भी गलती आप लोग करोगे, गारंटी है। आज इतना वॉइस इश्यू क्यों आ रहा है बेटा, यहां से वॉइस प्रॉपर आ रही है बेटा, बोलो 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 बेटा। ABCD, विच वन इज द राइट आंसर। रामलाल ने मोतीलाल को ऑफर किया घर बेचने के लिए, रामलाल ने पहले ही बोल दिया कि घर का एक्सेप्टेंस देगा तो भैया स्पीड पोस्ट के थ्रू देना, बट मोतीलाल ने स्पीड पोस्ट नहीं जीमेल यूज किया एक्सेप्टेंस के लिए, तो ऐसी एक्सेप्टेंस क्या कहलाएगी बताओ। वेरी गुड, अभी आएगा आंसर गलत भी, पक्का, आई कैन श्योर यहां पे आंसर गलत भी आएगा। वैलिड है, वॉइड है, इनवैलिड है, नन ऑफ दी। और अगर मान लो मैं यहां पर ऑप्शन में थोड़ा चेंजमेंट करूं, मैं सी ऑप्शन में एक वर्ड लिख रहा हूं, लिखना, सी ऑप्शन में एक वर्ड लिख रहा हूं बेटा, लिख रहा हूं, कैन बी रिजेक्टेड बाय रामलाल, रामलाल उसे रिजेक्ट कर सकता है। और ऑप्शन डी लिख रहा हूं, ईदर बी और सी। अब बताओ आंसर क्या है, बोलो बेटा बोलो, अब आंसर क्या आएगा, ABCD। जमील एग्जैक्टली बेटा आपका राइट आंसर था, करेक्ट, पहले पॉइंट में, वेरी गुड। तो सुनो भाई लोगों, बात समझना, जब एक बात बताओ, अब देखो क्वेश्चन, अब बच्चे पूछते सर हमने जब प्रोविजन लिखा और क्वेश्चन का आंसर मैच हुआ नहीं हुआ, चेक करना बेटा। अभी अभी क्या पढ़ा था कि या तो मोड बताया गया हो, तो चेक करो, मोड बताया गया था, स्पीड पोस्ट एक्सेप्टेंस, नंबर 1, पढ़ना सुनना ध्यान से बात को। नंबर 2, बताने के बाद भी, क्या बोला, बताने के बाद अगर मोड स्पेसिफाई नहीं होता, अब यहाँ तो मोड स्पेसिफाई था ना, तो अप्लाई ही नहीं हुआ यहाँ पर, बट बताने के बाद भी अगर सेम मोड में ऑर्डर स्पेसिफाई नहीं होता, तो प्रोमिसर के पास ये राइट है कि वो उसे रिजेक्ट किया एक्सेप्ट कर सकता है। और सिंपली बात ध्यान रखना, अगर मान लीजिए मैं कहता हूं कि मान लो एक्सेप्टेंस उस मोड में नहीं होती, तो वो एक्सेप्टेंस होती है बेटा इनवैलिड या वॉइड बोलेंगे। वॉइड मतलब लो उसे एनफोर्स नहीं करेगा बाद में, और उसे वैलिड भी नहीं। पॉइंट क्या है बताओ मुझे, एज पर दिस क्वेश्चन आवर राइट आंसर इज, सर ऑब्वियस, दिस इज द राइट आंसर, दिस इज राइट आंसर, क्या बोलेंगे, ईदर बी और सी राइट आंसर। अगर आपको यहां पर वॉइड के प्लेस पर वर्ड मिलता इनवैलिड, तब भी आपका आंसर क्या होता मेरे लाल, आपका आंसर डी ही, अब सबका आंसर डी 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 करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़े, ये था हमारा प्रोविजन कौन सा, स्पेसिफाइड मैनर में होना चाहिए, डन। आगे बढ़ो, अब आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट पे, ये क्लियर हो गया हमारे पास। अब आया नेक्स्ट पॉइंट पे, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। सर ये क्या होता है, आओ एक एग्जांपल दूं तुम्हें,
बढ़िया वाला। तो लिखते हैं नेक्स्ट प्रोविजन, नोट करो भैया, आओ 1 2 3 4 5 हो गया, 6 पे आता हूं। तो 6 प्रोविजन मेरे लाल कौन सा है, पढ़ना ध्यान से। कह रहा सर एक्सेप्टेंस अगर की जाएगी तो हमेशा वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में होनी चाहिए। ये बात हमने, का मतलब क्या, आओ दिखाता हूं। तो लिखो बेटा, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड, एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड इन दिस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। बोला इन दिस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है बेटा, स्पेसिफाइड को ही प्रेस्क्राइब्ड कहा जाता है। तो स्पेसिफाई मतलब कि जो टाइम पीरियड बता दिया, प्रेस्क्राइब मतलब उसको पहले से डिस्क्राइब कर दिया, कि डिस्क्राइब मतलब प्रेस्क्राइब, रिमेंबर। तो बोला भैया आपका एक्सेप्टेंस स्पेसिफाइड मैटर टाइम पीरियड में होने चाहिए या फिर और रीजनेबल टाइम पीरियड में। अब अक्सर बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि हमें पाई का मीनिंग तो clear हो गया, बट रीजनेबल का मीनिंग समझ नहीं आता। रीजनेबल क्या होता है, आओ मैं तुम्हें इस बात का मतलब समझाता हूँ, फिर हम इस बात को लिख। ओके हाँ जी, आयुष कह रहा है पहले मेरा, हाँ जो आयुष भाई, आयुष बेटा तो प्यारा बच्चा है बेटा। हाँ अब सुनो, दो वर्ड सीखना। स्पेसिफाइड का मीनिंग क्या है मेरे लाल बेटा, स्पेसिफाइड का मतलब होता है जिसके बारे में, जिसके बारे में पहले ही बता दिया हो, पहले बताया जा चुका हो, इसके बारे में पहले बताया जा चुका हो उसे स्पेसिफाइड कहते हैं। और जिसके अगर मान लो कहीं कहीं नहीं बताया, नहीं बताने पर रीजनेबल लेके चलते, मतलब अगर नहीं बताया तो आप लेते हो रीजनेबल टाइम पीरियड। सर इसमें डिफरेंस क्या है, आओ इसका मेजर पार्ट तुम्हें बताता हूं मैं आपको, है ना। हाँ जी विवेक, एग्जैक्टली बेटा। तो मैं आपको दो एग्जांपल लेने वाला हूं, रिप्लाई करना सोच के बताना, ठीक है। लेट्स सपोज मैं कहानी लेता हूं, सोचो बेटा सोचो, आई एम टेकिंग एग्जांपल ताकि तुम्हें समझ आए। एक कंपनी है बेटा, हाँ, जैसे कंपनी, कंपनी पढ़ोगे आप, कंपनी के बारे में इंटरव्यू पढ़ोगे, अभी सुन लो ध्यान से। एक कंपनी ने क्या किया, अब सुनना ध्यान से। एक कंपनी ने सोचा कि मैं अपने कुछ शेयर इशू करूंगी मार्केट में। कंपनी बोली कि मुझे कुछ शेयर, देखो समझना, अक्सर तुम्हें लगेगा क्वेश्चन कंपनी का, क्वेश्चन कंपनी का नहीं पूछ रहा मैं, क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट का ही पूछ रहा हूं, बस चेक करना क्या पूछने वाला हूं। हाँ जी वेरी गुड बेटा, नहीं बेटा उसको ऐसे आयुष, इसको ऐसे ऐसे याद नहीं। मैंने बोला कंपनी ने कहा कि शेयर इशू करेगी कंपनी, और शेयर इशू के लिए कंपनी ने बोला जिन जिन को शेयर खरीदने हैं, क्या बोली कि मैं तुम्हें 1 लाख शेयर, मैं तुम्हें 1 लाख शेयर 100 रुपए के। काफी बार क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट किया जाता है ये वर्ड डालने के लिए, पर आपको इन शब्दों में नहीं फंसना बेटा, इस पार्ट पे आऊंगा देखना। कंपनी बोली शेयर इशू करूंगी, और कंपनी ने केस नंबर 1 कंपनी ने बोला जिन जिन पर्सन को एप्लीकेशन भेजनी है, तो जो व्यक्ति मुझे एप्लीकेशन भेजना चाहते हैं, हेलो 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 हेलो, ठीक है, मीठी मीठी आवाज है, ओके अच्छा ठीक है, सुनो बात ध्यान से। तो कंपनी ने बोला कि कंपनी बोली कि एप्लीकेशन जो जो मुझे भेजना चाहते हैं वो 1 जनवरी 1 जनवरी से भेज सकते हैं। सुनना क्या बोल रहा हूं, कंपनी ने बोला 1 जनवरी को कंपनी एप्लीकेशन का शेयर इशू करेगी और एप्लीकेशन बनाना लेना स्टार्ट कर देगी। नंबर 2, कंपनी ने बोला आपकी एप्लीकेशन सिर्फ 1 जनवरी से लेके हम 31 जनवरी तक ही एक्सेप्ट करेंगे। क्या बोल रहा हूं, कंपनी बोली 1 जनवरी से 31 जनवरी तक हम आपकी एप्लीकेशन देंगे, हम अपने शेयर का अलॉटमेंट करेंगे। सुनना क्या बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सुनना, हम अपने शेयर का अलॉटमेंट करेंगे बेटा 5 मार्च को, अभी नहीं करेंगे, 31 जनवरी तक हम एप्लीकेशन लेंगे और फिर टाइम लेके 5 मार्च को अलॉटमेंट करेंगे। मेरा क्वेश्चन सुनना ध्यान से, बात क्या पूछ रहा हूँ, पहले मुझे रिप्लाई करो यारो। अगर क्वेश्चन ने पूछा कि बताओ एप्लीकेशन भेजने का टाइम पीरियड कब तक है, टेल मी, एप्लीकेशन भेजने का, क्या इस वाले पार्ट में, केस नंबर 1 बोल रहा हूं इसको, क्या इस वाले केस में इस कंपनी ने क्या आपको पहले से टाइम स्पेसिफाई कर दिया? यहां पर कंपनी का मतलब प्रोमिसर एज पर दिस, रिमेंबर, बताइए, तो क्या यहां पर उन्होंने टाइम पीरियड मेंशन कर दिया? आंसर इज यस, कर दिया सर। तो अगर मुझे बताओ एप्लीकेशन भेजने का टाइम कब तक है, 31 जनवरी, नंबर, तो अगर मेंशन कर दिया गया उसे मतलब स्पेसिफाइड। अब केस नंबर 2 ले रहा हूं, रीजनेबल वाला, ठीक है, अब तुम बताना मुझे। केस नंबर 2 में रिप्लाई कर रहा हूं, सोचो बेटा सोचो, कंपनी ने तो बताया होता, क्या बोल रहा हूं सुनना, कंपनी ने ये तो बता दिया कि 1 जनवरी को हम अपनी शेयर के लिए एप्लीकेशन करेंगे, बट कंपनी ने ये नहीं बताया होता कि कब तक कर सकते हो एप्लीकेशन, और कंपनी ये बोल रही है कि 5 मार्च तक
5 मार्च तक, 5 मार्च को हम अलॉटमेंट करेंगे। चेक करना क्वेश्चन, केस नंबर 2 पढ़ना। 1 जनवरी को एप्लीकेशन इश्यू करेंगे, ठीक है। 31 जनवरी की डेट नहीं दी, कब तक भेज सकते हैं एप्लीकेशन। तीसरा बोला अलॉटमेंट 5 मार्च को करेंगे। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, अगर केस नंबर 2 में आप एप्लीकेशन तक भेज सकते हो, बताओ व्हाट इज द टाइम पीरियड। स्पेसिफाई नहीं है कब तक भेज सकते हो, तो रीजनेबल क्या लेके चलोगे इस क्वेश्चन, इस वाले प्रश्न में रीजनेबल टाइम पीरियड एप्लीकेशन भेजने का क्या रहेगा। सोचो 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 और बताओ मुझे, व्हाट इज द रीजनेबल टाइम पीरियड इन केस नंबर 2 इफ देयर इज नो टाइम इज स्पेसिफाइड। और आयुष अब ठीक है बेटा, अब तो ठीक है, आवाज कोई देख पा रहा हूं यहां से, देखो मुझे भी सुनाई दे रही है ना, इसलिए बताओ मुझे, टेल मी टेल मी टेल मी, इस केस में आपके पास में बेटा कौन सा टाइम पीरियड लेके चलोगे। सर स्पेसिफाई कौन सा है, स्पेसिफाई तो ये था। तो रीजनेबल का मीनिंग क्या होता है गाइस, भाई सिंपल सी बात, बिफोर द अलॉटमेंट। तो अगर एप्लीकेशन का टाइम का क्लोजर नहीं दिया, इसने स्पेसिफाई नहीं किया, वेरी गुड राधिका, एग्जैक्टली, बिफोर 5 मार्च, 5 मार्च से पहले पहले तक। हाँ जी, हाँ जमील कराना लायक, जमील एक क्वेश्चन पूछा बेटा मैंने सिंपल आपसे, नॉर्मल मुझे बता, यहाँ अगर मैं कंपनी नहीं लिखता तो कंपनी का क्या लिखता, ये कौन है एक्चुअली, जो पर्सन आपको ऑफर दे रहा है कि शेयर खरीद लो मुझसे, कौन है भैया, ये प्रोमिजर। तो प्रोमिजर कह रहा है भैया सिंपल सी बात, मैं शेयर इशू कर रहा हूँ अपना, ठीक है। इसको एज पर कंपनी मत समझो, इसको एज पर इसके अकॉर्डिंग समझो। कौन क्या बोला, कंपनी कह रही है भैया 1 जनवरी से 31 जनवरी तक आप एप्लीकेशन भेज सकते हो शेयर के लिए, नंबर 1। मैं शेयर का अलॉटमेंट करूंगा 5 तारीख को, नंबर 2। नंबर 3, अब ये था केस नंबर 1, तो जहां पर एप्लीकेशन भेजने का टाइम कोई दे, एग्जांपल बताना मुझे, एक एग्जांपल और लेता हूं, सुनो ध्यान से, जमील सुनो ध्यान से बेटा। मेरी शादी थी और मैं अपनी शादी की शेरवानी सिलवाने गया था बेटा, हाँ, मेरी शादी थी और अपनी शादी की शेरवानी लेने के लिए एक शॉप पर गया। मेरी शादी थी बेटा 29 मेरी शादी थी 29 की, 29 जनवरी की शादी थी, और मैं करीबन 15 जनवरी को अपनी शेरवानी सिलवाने के लिए गया था। कहां पर, शॉप पे गया, शोरूम पे गया, वहां मैंने शेरवानी पसंद कर ली। उसने बोला भाई साहब शेरवानी आपको मिल जाएगी 25 जनवरी तक। इसे बोलता है स्पेसिफाइड टाइम, जब आपको प्रोमिजर बता दे, आपको प्रोमिजर बता दे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, भैया 25 जनवरी तक मिल जाएगा। अब मुझे बताओ, उसने मुझे बता दिया 25 जनवरी क्या है स्पेसिफाइड, बट मुझे बताओ अगर उसने टाइम नहीं बताया होता, मैंने उसको बताया शादी 29 की है, उसने मुझे अगर टाइम नहीं बताया होता कि 29 जनवरी, तो बताओ मुझे 25 जनवरी की डेट अगर उसने मुझे नहीं दी होती बेटा, टेल मी, बताओ, रिप्लाई करो, तो मैं कौन सी डेट को मानता कि किस डेट से पहले मेरे पास शेरवानी आ जानी चाहिए। बोलो बोलो बोलो, हाँ जी, हाँ विवेक, मैंने एग्जांपल लिया कंपनी पार्टनर, कंपनी का पार्टनर था इसलिए, चलिए बताओ मुझे, रिप्लाई करो, किसके से बताओ मुझे, अगर शेरवानी शादी 29 की है, पहला केस नंबर 1 डेट बता दी तो बोलेंगे स्पेसिफाइड डेट है, बट 25 जनवरी अगर नहीं बताई होती तो बताओ मैं अपनी शेरवानी कब तक मुझे मिलनी चाहिए, शादी के बाद तक या शादी से पहले तक। तो रीजनेबल टाइम पीरियड क्या रहेगा, बिफोर द मैरिज डेट ना, ऑब्वियस है, एग्जैक्टली पॉइंट क्या है भाई, शादी की डेट से पहले मिल जानी चाहिए। इसलिए लो बेटा क्या कहता है, समझ में आ गया, इसलिए लो क्या कहता है, इसलिए लो कहता है भैया रीजनेबल टाइम पीरियड डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। रीजनेबल का मतलब ये थोड़ी होता कि हमेशा 15 दिन ही, 30 दिन रीजनेबल हो, ऐसा तो नहीं होता। रीजनेबल टाइम पीरियड हर एक केस में अलग अलग हो सकता है, इसलिए लिखा भी जाता है रीजनेबल टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। बेटा तो क्लियर हुआ, क्या समझ में आया। सेम यहाँ पर रीजनेबल क्या लिया भाई, ये नहीं मेंशन किया तो इससे पहले वाला डेट कहलाएगा। बोलो क्लियर हो गया, वेरी गुड बेटा, क्लियर है जमील, डन है। आगे आता हूँ, ये था हमारा कौन सा स्पेसिफाइड पीरियड या रीजनेबल लेके चलोगे। नेक्स्ट पे आता हूँ, अगला प्रोविजन कहता है, सुनना ध्यान से बात को, कह रहा भैया ये हम पढ़ चुके हैं, मियर साइलेंस और मेंटल एक्सेप्टेंस। सुनना, और बड़ा प्यारा प्रश्न है, मियर साइलेंस चुप रहना या मन ही मन में एक्सेप्ट कर लेना, मेंटली मतलब मन ही मन में एक्सेप्ट कर लेना, वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता। सर मतलब तुम देखना एग्जांपल बताना मुझे, मैं तुम्हें देख रहा हूं और मन ही मन में, मैंने एग्जांपल सुना, मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया कि आई वांट टू सेल माय सेल फोन टू यू फॉर ₹20,000, ऑफर दिया, ठीक है। आपने ऑफर सुना, मेरे आंखों के सामने तुम बैठे थे, पर तुमने मन ही मन में सोच लिया कि हाँ सर ये फोन मैं 20,000 में परचेज करूंगा, कल खरीदूंगा सर आपसे। मतलब तुमने जो एक्सेप्टेंस किया वो मन ही मन में किया, उसका मुझे कुछ इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तुम्हारी एक्सेप्टेंस, तुम चुप रहे या तुमने मन ही मन में एक्सेप्ट किया। नाउ प्लीज टेल मी बेटा,
क्या मेंटली एक्सेप्टेंस को लो वैलिड एक्सेप्टेंस मानेगा? यस और नो। केस स्टडी पढ़ाऊंगा इसके ऊपर, फेल्टाउजी बिंडले वाला केस स्टडी। टेल मी, क्या मन ही मन में तुम्हारा किसी पार्ट को एक्सेप्ट कर लेना या चुप रहना क्या वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगा? हाँ या ना? या फिर उसका कम्युनिकेशन होना मैंडेटरी है? बोलो बोलो बोलो, कम्युनिकेशन इज मैंडेटरी और नॉट? कम्युनिकेशन मैंडेटरी और नॉट? ऑब्वियस मैंडेटरी है। तो पढ़ो, दिखाता हूं, नेक्स्ट पे आता हूं, तो 7 लिखता हूं। लिखो बेटा लिखो। 7 कहता है, सुनो, कह रहा है सर एक्सेप्टेंस, पहले बोलूंगा ध्यान से, लिखो पहले लिखो, मियर साइलेंस, चुप रहना, मियर साइलेंस, चुप रहना, सिर्फ चुप रहना, मियर मतलब सिर्फ, साइलेंस चुप रहना, मियर साइलेंस और मेंटली एक्सेप्टेंस, और मेंटली एक्सेप्टेंस तो does not amounts to valid acceptance, does not amounts to valid acceptance। तो कहता है भाई कि अगर आप एक्सेप्टेंस कर रहे हो तो आपका कम्युनिकेट जरूरी होता है, क्योंकि रीजन क्या है? बिकॉज क्या होगा, वैलिड तब होता है जब कम्युनिकेट किया हो। बट सोचो किसी पर्सन ने चुप रहा या मन ही मन में एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम्हारे मन में क्या चल रहा है बताओ? एग्जांपल के लिए तुम्हारे मन में जो चल रहा है, क्या वो मेरे तक पहुंचा? नहीं पहुंचा। एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो क्या बोलते हैं सर, वो एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होता है, दैट इज इनवैलिड। क्या बोलते हैं? अगर मन ही मन में किया क्या होगा, वो इनवैलिड होता है। इसी पॉइंट से क्या वर्ड निकल के आता है? तो लिखो देयरफॉर, एक वर्ड देयरफॉर, क्या बोला था मैंने, पहले लिखा था ना, देयरफॉर एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। एक्सेप्टेंस हमेशा कम्युनिकेट होनी चाहिए, होनी चाहिए। इसी पे केस स्टडी पढ़ोगे आप अपने पास इंटर में, कौन सा? फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले वाला केस। बता दूं कहानी, सुनोगे कहानी? कहानी तुमको रियल कहानी। आओ, ये प्रोविजन आया कहां से? लेट मी टेल यू दिस, सुनो ध्यान। ये कहानी क्या है? कहानी बेटा है, सुनो ध्यान से, केस स्टडी। आओ तुम्हें केस स्टडी सुनाना के टॉपिक का पार्टी है बेटा। केस स्टडी का नाम है, लिखो, फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले। फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले, ये रियल स्टोरी है बेटा। अब सुनना, रियल स्टोरी पे अकॉर्डिंग सुनना ताकि तुम्हें क्लैरिटी मिले प्रॉपर। ये कहानी है फेल्टहाउस बिंडले की। स्टोरी में क्या होता है सुनना, ट्विस्ट क्या पे आने वाला, और प्लीज जज करना क्या आंसर है। तो स्टोरी पढ़ने का पैटर्न हमारा कौन सा है? एनएसपी। ये रहा, स्टोरी सुनाऊंगा, प्लेंटिव मतलब किसने केस फाइल किया, इस कोर्ट जजमेंट कौन था। तो ये कहानी में बेटा फेल्टहाउस और बिंडले दो लोग, उन्होंने आपस में कोई रिलेशन था नहीं, रिलेशन पैदा हो गया। कौन? इस कहानी में फेल्टहाउस एक पर्सन है और उसका एक छोटा नीस है, नीस नेफ्यू, सॉरी नेफ्यू। फेल्टहाउस का नेफ्यू और फेल्टहाउस जो नेफ्यू का अंकल, अंकल का नाम है फेल्टहाउस बेटा। नेफ्यू के पास में, सुनना क्या बोल रहा हूं, फेल्टहाउस के नेफ्यू के पास में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, बहुत बड़े प्रॉपर्टी है, स्टेट है, जहां पर नेफ्यू के पास में प्रॉपर्टी के साथ साथ में बहुत सारे घोड़े थे बेटा, हॉर्सेस थे। जैसे घोड़े पालने का बड़ा शौक था, बहुत सारे घोड़े थे नेफ्यू के पास। एक दिन फेल्टहाउस अपने नेफ्यू के घर पहुंचते हैं, ये रियल स्टोरी, सुनो ध्यान से बात को, रियल स्टोरी है। एक दिन फेल्टहाउस अंकल जो थे अपने नेफ्यू की प्रॉपर्टी पर जाते हैं। उस वक्त पर अंकल को पता चलता है कि नेफ्यू ने क्या किया, नेफ्यू ने अपनी प्रॉपर्टी का ऑक्शन किया हुआ है। नेफ्यू ने अपनी प्रॉपर्टी का ऑक्शन अनाउंस किया हुआ है, वो अपनी प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर रहा है। रिमेंबर, तो बहुत सारे घोड़े भी बेच रहा है, बहुत सारे हॉर्सेस वो सेल कर रहा है। अब वहां पर क्या हुआ, नेफ्यू अंकल को, फेल्टहाउस को, नेफ्यू के घोड़ों में से एक घोड़ा बड़ा ही प्यारा लगता है, उस पर दिल आ जाता है इनका। और क्या बोलते हैं उन्होंने, घोड़ा पसंद आने के बाद में अपने कि देख भाई बात सुन, ये वाला घोड़ा मैं तुझसे 3000 पौंड, प्लीज सुनना ध्यान से बात को, ये घोड़ा मैं तुझसे खरीदूंगा 3000 पौंड के अंदर, 3000 पौंड के अंदर। और ये बात सुनने के बाद में नेफ्यू चुप रहता है, नेफ्यू चुप रहा, नेफ्यू एकदम चुप रहा, नेफ्यू ने कोई रिप्लाई नहीं किया। रीजन इज, यहाँ पर फेल्टहाउस बोल चुका था घोड़ा तुझसे खरीदूंगा 3000 पौंड के अंदर। नेफ्यू चुप रहा, और इन्होंने अंकल ने ये बात और भी बोली कि अगर तू कुछ नहीं बोलेगा तो मैं तेरी एक्सेप्टेंस को, तेरी खामोशी को एक्सेप्टेंस मान लूंगा। ये पॉइंट कहां पढ़ा था आप लोगों ने? ये पढ़ा था अपने ऑफर वाले रूल के अंदर। अभी पॉइंट समझना। तो यहाँ पर 3000 पौंड की बात की गई, नेफ्यू चुप रहा, मतलब ऑफर किनके बीच में, इनके बीच। आप सुनना क्या हुआ,
नेफ्यू जो कि अपना ऑक्शन करवा रहा था, नेफ्यू अपना ऑक्शन कर रहा था, वहां पर ऑक्शन को करने के लिए नेफ्यू ने एक पर्सन को अपॉइंट किया हुआ था। कौन था वो पर्सन? नाम था बिंडले। बिंडले कौन था? बिंडले यहाँ पर ऑक्शनर था बेटा। मतलब सिंपल सी बात, जो नेफ्यू की प्रॉपर्टी को नीलाम कर रहा था। तो क्या हुआ, नेफ्यू ने अपने अंकल को कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं बोला, मुंह से कुछ नहीं बोला, और मन ही मन में एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं अपने अंकल की इच्छा पूरी करूंगा, मैं अपने अंकल को एक घोड़ा 3,000 पाउंड में बेचूंगा। सोच कर नेफ्यू ने आकर क्या किया, अंकल को कुछ नहीं बोला। ध्यान रखना, अंकल को कुछ भी नहीं बोला, अंकल को अपनी एक्सेप्टेंस के बारे में बताया ही नहीं, मन ही मन में सोच लिया। और अपने ऑक्शनर को बोला कि देख भाई बात ऐसी है, ये वाला घोड़ा जो है ना स्पेशली ये मत बेच, ये वाला घोड़ा मत बेचना, ये बता दिया। अब क्या हुआ, जिस दिन ऑक्शन की बारी आई, सेल की बारी आई, नीलामी की बारी आई, उस दिन बिंडे ने गलती से वो घोड़ा भी बाकी सेल के ऑक्शन के सेल में बेच दिया, सेल कर दिया। जब ये बात फेल्ट हाउस को पता लगी तो वो अपने नेफ्यू पे बहुत गुस्सा हुआ, और नेफ्यू बोला नहीं नहीं अंकल आप गलत समझ रहे हो, मैंने तो उस दिन ही मन में एक्सेप्ट कर लिया था, घोड़ा मैं आपको बेचूंगा, आप खैर लगा दो। ये गलती इसने की है, गलती इसने की, किसने की गलती? बिंडले ने की है, बिंडले ने की है, मतलब अपना ब्लेम उस पर डाल दिया। अब क्या हुआ, फेल्ट हाउस को गुस्सा, और फेल्ट हाउस ने क्या किया, फेल्ट हाउस ने केस फाइल कर दिया बेटा बिंडले के ऊपर। हु वाज द प्लेंटिफ? फेल्ट हाउस फाइल्ड अ शूट अगेंस्ट बिंडले पे केस फाइल कर दिया। केस कोर्ट में पहुंचा, जज साहब ने सारी बातें पूछी, बताओ भैया किस क्या आपत्ति है तुम। सारी बातें पूछने के बाद में जब पूरी कहानी निकल के आई तो नेफ्यू बोला नहीं नहीं जज साहब, मैंने मन ही मन में एक्सेप्ट किया था कि अंकल घोड़ा बेचूंगा, एक्सेप्टेंस तो वैलिड है। नाउ प्लीज टेल मी गाइस, यहाँ पर बेचारा बिंडले क्या वो लायबल हुआ, क्या वो लायबल हुआ, या नेफ्यू का एक्सेप्टेंस वैलिड था ही नहीं कभी? टेल मी बताओ, कि नेफ्यू का एक्सेप्टेंस वैलिड था ही नहीं। कोर्ट ने जजमेंट किसके फेवर में दिया? के फेवर में दिया या फेल्ट हाउस के फेवर? टेल मी, क्या लगता है तुम लोग? ट्राई करो। वही फेवर आंसर बना तुम्हारे प्रोविजन, वही फेवर आंसर बना, याद रखना। इस स्टडी के बाद ही ये वाला प्रोविजन आया था, फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले। दोनों ने क्या बोला, सुनो ध्यान से बात को एक्टली। कोर्ट ने कहा भाई सिंपल सी बात, मेंटली एक्सेप्टेंस या मियर साइलेंस, चुप रहना या मन ही मन में एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता चुन्नू मुन्नू, नहीं कहलाता भैया। कम्युनिकेट करना होता है, इसको बताओ, इसको छोटे को बताओ, छोटे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करना होता है। एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करेगा, एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होता। समझ में आ गया इसको? बताओ, इसको समझ में आ गया है, तुमको समझ में आ गया? आ गया सर। रखना हमेशा एक्सेप्टेंस मन ही मन में नहीं होना चाहिए, उसके कम्युनिकेशन मैंडेटरी होता है। मन ही मन में सोच लेना, एक्सेप्ट कर लेना, एक्सेप्टेंस नहीं कहलाता। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आई बात? क्लियर? क्लियर है? डन डन डन। यस सर, वेरी गुड बेटा। हाँ वैलिड नहीं होगा ऑब्वियस, आऊ एग्जैक्टली। चले आगे आता हूँ। नेक्स्ट प्रोविजन बेटा कौन सा हमारे पास में? कह रहा सर सुनो, अब मुझे बात बताओ, हम पढ़ चुके हैं भाई, बोल कर होना चाहिए, रिमेंबर? ओके, एक और लिखवाता हूँ इसमें, बताओ मुझे, लिखो एक बात लिखो। ये तो हम कर चुके हैं। एक बात बताओ यारो, कोई एक्सेप्टेंस विदाउट हैविंग नॉलेज, यहां पे लिखता हूं, लिखो एनी एक्सेप्टेंस, और लिख लो इसके ऊपर एनी एक्सेप्टेंस जो कि ऑलरेडी ऑफर में आ चुका है, विदाउट हैविंग नॉलेज, तो याद है ना, विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर, नॉलेज ऑफ ऑफर, ऑफर की नॉलेज हुए बिना अगर आप एक्सेप्टेंस करते हो, आपको पता ही नहीं था, याद करो लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, क्या था? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ऑफर की नॉलेज थी नहीं, तो ऐसा क्या करेगा, एनी एक्सेप्टेंस विदाउट हैविंग नॉलेज ऑफ ऑफर इज, बताओ वैलिड, कोई लिक्विड वैलिड लिक्विड, ऑब्वियस हम पहले पढ़, वैलिड वैलिड होता है। तो सिंपल सी बात, मैंने इस पे एग्जांपल भी दिया था, डोमिनोज वाला, याद है? डोमिनोज में गए थे, पिज्जा खाने गए थे, वहां ऑफर चल रहा था, आपने पिज्जा ले लिया, बाद में चला पता ऑफर चल रहा था, तो बाद में ऑफर मिलेगा तुमको, बताना मुझे। आपने एक्सेप्टेंस पहले कर लिया और नॉलेज बाद में हुई, इसका मतलब क्या है, आपने एक्सेप्टेंस पहले कर लिया और नॉलेज ऑफर की बाद में हुई। आपको ये ऑफर भी था, तो क्या वो ऑफर आपको मिलेगा? आंसर इज नो 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 नो। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेटा, ऑफर वाले पार्ट में, वहां भी आया था पार्ट, नाम था केस स्टडी का, नाम था लालमन शुक्ला, याद है? लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, शुक्ला जी की बात थी और गौरी दत्त की बात थी, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो क्लियर हो गया? समझ में आई बात?
तो ये था हमारे पास में लीगल रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। बताओ बेटा बताओ, क्या क्लियर है, हाँ या ना? टेल मी। लीगल रूल्स वाले पार्ट क्लियर है? आगे बढ़ सकता हूं? अब हम पढ़ने वाले हैं बेटा। नहीं जमील, एक बात सीख ध्यान से बेटा, ऑलवेज रिमेंबर, वॉइड हमेशा नहीं बोल सकते। मैं ये क्लैरिटी काफी बार दे चुका हूं, दोबारा क्लैरिटी दे रहा हूं ध्यान से बात को। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं वॉइड में और इनवैलिड के बीच। अब मैं बता रहा हूं दोनों कब लिखना होता है, कब इसको पार्ट करना हो। वॉइड का मीनिंग होता है बेटा विच इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। सर जहां जहां वॉइड लिखा हो उसका मतलब यही होता है? आंसर इज यस। वॉइड का मतलब जिसे लॉ परमिशन ना दे, लॉ एप्लीकेबल ना करे, लॉ अप्रूवल ना दे, तो जिस चीज को करने से मना कर दे, वो अग्रीमेंट हो या कॉन्ट्रैक्ट हो, करने से मना कर दिया, रोक दिया गया, दैट इज वॉइड। बट रिमेंबर इनवैलिड अलग चीज है। इनवैलिड क्या होता है? इनवैलिड कब करना होता है? अगर मान लो मैं कहता हूं कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई ऑफर है, कोई अग्रीमेंट है, अगर वो वैलिड नहीं है, वो वॉइड भी नहीं है, वो इलीगल भी नहीं है, अनएनफोर्सिबल भी नहीं है, मतलब अगर बाकी सभी डेफिनेशन वो सेट नहीं हो रहा, तब आपका आंसर इनवैलिड आता है मेरा। आप किसी भी अग्रीमेंट को, किसी भी पार्ट को इनवैलिड नहीं बोल सकते। इनवैलिड तभी बोलोगे जब वो बाकी किसी में सेट नहीं। बोलो याद रहेगी ये बात। तो वॉइड मतलब इट इज नॉट एनफोर्स्ड बाय लॉ। तो वॉइड की डेफिनेशन तो ये पढ़ी आप लोगों ने कि पहले वैलिड था, बाद में वॉइड हो गया। हमने जब टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे, वहां मैंने इनके बारे में डिटेल डिफरेंस बताया है। क्लास नहीं जाके देख लो। ओके आदि का, फिर ठीक है साहू, ओके चलो आगे। अब आता है हमारा टॉपिक, छोटा सा टॉपिक पढ़ाता हूँ, आओ बात करते हैं। एक प्यारा नन्ना मुन्ना टॉपिक, तो प्यारा नन्ना मुन्ना होने के साथ साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो हेडिंग बनाओ, कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन। हेडिंग बनाओ, कम्युनिकेशन एंड revocation of offer, communication and revocation of offer and accept। गाइस ध्यान रखना, ये वाला पार्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बना लो इस पे तारे, बना लो तारे सितारे बनाओ इस पे। रीजन इज ये वाला पार्ट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर इस पे क्वेश्चन दिए खुद को रोक ही नहीं पाता बेटा, रोक ही नहीं पाता, कहता ना 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 क्वेश्चन आ तो चैन नहीं आएगा मेरे को, क्वेश्चन देगा ही देगा इसके ऊपर, ऑलवेज रिमेंबर देगा। तो पॉइंट समझना क्या बोल रहा हूं, लिसन। कम्युनिकेशन होना जरूरी है, आपने भी पढ़ा, तो मुझे बताओ, खुद सोच के बताओ, रट्टा मारने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी के अंदर। गाइस आपने जब लीगल रूल पढ़े ऑफर के, आपने जब लीगल रूल पढ़े एक्सेप्टेंस के, तो दोनों में आपने एक चीज पढ़ी कि भैया कम्युनिकेशन तो मस्ट था, कम्युनिकेशन होना जरूरी था। चाहे वो ऑफर हो, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, चाहे वो एक्सेप्टेंस हो, एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। बट माय क्वेश्चन इज, ऑफर या एक्सेप्टेंस को कब कम्युनिकेट कहा जाता है? तो आपको यहां पर क्वेश्चन में डेट्स देके पूछेगा, तो आपको डिफरेंट डेट देके पूछेगा, बताओ पूछेगा कि बताओ बेटा बताओ, यहां पर कि ऑफर कम्युनिकेट हुआ, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुआ, तो कब हुआ? तो ये बातें आपको पढ़नी होती है। आओ इस पे बहुत ही स्ट्रेट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, सिंपल तरीके से हम इस पार्ट को सीखेंगे अपने पास। वर्ड समझना बेटा, वर्ड है कम्युनिकेशन रिवोकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी चीज की नॉलेज होना, मतलब नॉलेज होना, आपको उसके बारे में जानकारी हो गई, उससे बोलते हैं कम्युनिकेशन। रिवोकेशन का मतलब होता है वापस लेना, मतलब टेक बैक समथिंग। लॉ में किसी चीज को टू टेक बैक, वापस लेने को बोलते हैं बेटा रिवोकेशन। बिकॉज रिवोकेशन मतलब रिवोक वर्ड से, रिवोक मतलब क्या होता है? वापस लेना। तो शब्द क्या है? शब्द है जानकारी होना और वापस लेना। तो कहता है भैया बताओ एक बात छोटी सी, कि वापस लेना और जानकारी होने के कौन से लीगल एप्लीकेबल होते हैं? तो सुनो भाई लोगों, बात करते हैं। कैसे सुनना? दो बातें आती है कम्युनिकेशन किस चीज का, तो बोला कम्युनिकेशन ऑफर का या फिर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस का। कम्युनिकेशन ऑफर का या फिर कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस। अब ऑफर वाले पार्ट में तो मुझे खुद बताओ, ऑफर वाले पार्ट में कम्युनिकेशन कब माना जाता है? थिंक अबाउट दिस, सोचो। अगर अब मैं कहूं कि ऑफर कम्युनिकेट किया जा रहा है, एग्जांपल बताओ मुझे। अगर मैंने तुम्हें कोई ऑफर दिया, इस टाइम तो मैं बोल रहा हूं तुमको ना, ये बेचूंगा, ये सेल करूंगा, बट यहां पर याद रखना दिस कम्युनिकेशन रिवोकेशन पार्ट,
ये यहाँ पर मुंह से बोलने वाले पार्ट को लेके एप्लीकेबल, ये पूरा क्वेश्चन पूरा टॉपिक हमारे जो पार्ट में चल रहा है ऑल अबाउट चल रहा है बेटा ओनली बाय पोस्ट। जब अगर आप अपना ऑफर या एक्सेप्टेंस क्या कर रहे हो बाय पोस्ट लिख कर भेज रहे हो तो वहां पर एप्लीकेबल। तेरा कुछ ज्यादा इशू आ रहा है इसके ऊपर, आज क्या इशू आ रहा है? जमील हेलो 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 हेलो। अब ठीक है बेटा, बता। ठीक है, हाँ जी एग्जैक्टली बेटा, चले अब ठीक है डन। टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा इसलिए मैं वॉइस पहले कंफर्म कर रहा हूँ, वॉइस ठीक है नहीं आप लोग। चले आओ तो बात समझते हैं गाइस, ऑफर और एक्सेप्टेंस को लेके क्या लीगल प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे। अब सुनो भाई लोगों बात समझते, मैं तुम्हें इस पार्ट को ऐसे नहीं समझाने वाला हूं, मैं इस पे एग्जांपल लेने वाला हूं, एक कहानी लेने वाला हूं, उस कहानी से पूरा पार्ट समझाने। ठीक है आप सुनना, चलो भैया पहली बात तो लिख लेते हैं इसके ऊपर जो लीगल लैंग्वेज है। बोला ऑफर कम्युनिकेट कब माना जाता है, लिखो नोट करो। बोला भैया ऑफर इज सेड टू बी कम्युनिकेटेड, लिखता हूं ऑफर इज सेड टू, नोट करो ऑफर इज सेड टू बी कम्युनिकेटेड। मैंने इस पे बाजीराव मस्तानी कहानी सुनाई थी बहुत पहले, नंबर आज नई कहानी सुनाऊंगा तुम लोग। ऑफर इज सेड टू बी कम्युनिकेटेड, ऑफर इज सेड टू बी कम्युनिकेट, ऑफर कम्युनिकेट कहा जाए कब, लिखो when it comes to the knowledge, when it comes to the knowledge of the offeree, when it comes to the knowledge of the offeree। सिंपल सी बात भाई, उस व्यक्ति को तुमने ऑफर दिया, अगर उस व्यक्ति को आपकी ऑफर की नॉलेज हो गई तो ऑफर को कम्युनिकेट माना जाएगा, ऑफर को कम्युनिकेट माना जाएगा। लेकिन अब एग्जांपल मुझे बताओ कि सेम चीज एक्सेप्टेंस में एप्लीकेबल है क्या भाई, दो चीजें आई। एग्जांपल समझना, पॉइंट समझना बेटा। पहला मैं कहानी लेता हूं, सुनना ध्यान से, बस बात को पूरा करेंगे हम। आप मुझे रिप्लाई करो पहली बात का। यहां पर मेरी कहानी में बेटा दो कैरेक्टर हैं, दो कैरेक्टर हैं। एग्जामिनर भी आपको नाम देके ही कहानी पूछता है बेटा, तो अक्सर मैं बाजीराव मस्तानी कहानी लेता हूं, लेकिन आज मैं बेटा एक और कहानी ले रहा हूं। यहां पर कहानी में एक है रंगीला और एक है छबीली। कौन है? एक का नाम है रंगीला और एक का नाम है छबीली। तो बेटा ये है रंगीला, बस कहानी सुनो, तुम बस सुन लो, याद में अपने आप करवा दो। कहानी में इसका नाम है रंगीला, इसका नाम है रंगीला और इसका नाम है छबीली। है रंगीला और एक है छबीली। कौन है? है छबीली। नाम तो कुछ भी सकता है भाई, हाँ हो सकते हैं सर। अब सुनो बात ध्यान से, क्या कहानी सुनो। इस कहानी में रंगीला के पास एक बहुत बड़ा घर है। रंगीला दिल्ली में रहता है, छबीली जयपुर में रहती है। छबीली छबीली क्या रहती है? छबीली रहती है जयपुर के अंदर। मैं बहुत सारे प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से इसके ऊपर, इससे आपको ये भी क्लैरिटी मिलेगी जो आपने अभी तक पढ़ा है कि वो आपको रिमाइंड है, याद है भी या नहीं। तो रंगीला कहाँ रहता है? रंगीला दिल्ली में रहता है। वैलेंटाइन का टाइम आ गया है ना, वैलेंटाइन का मौका आ चुका है। अब यहाँ पर सुनना कहानी ध्यान से। रंगीला ने छबीली को एक लेटर लिखा, पत्र लिखा। लेटर क्या लव लेटर था? लव लेटर नहीं था बेटा, ना ना ना, ये बेटा बिजनेस की बातें कर रहे हैं सारे, सुनना बात ध्यान से। तो रंगीला ने क्या किया, रंगीला के पास दिल्ली में एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन घर है, दिल्ली के अंदर एक घर है, बहुत ही शानदार घर है बेटा, बहुत ही शानदार घर है। घर किसका है? रंगीला का है। बट रंगीला चाहता है कि वो घर बेचना, रंगीला का मन है कि मैं वो उस घर को बेच दे और एक नया घर ले ले। तो रंगीला ने क्या किया, रंगीला एक जानता है जो उसकी दोस्त है, नाम है उसका। अब सुनना ध्यान से, रंगीला बोला जब चीजें कर रहा हूं तो भैया सीधे लिख के करूं, है ना। मैंने कहा ना कम्युनिकेशन रिवोकेशन तुम्हें दिया गया सिलेबस के अंदर, वो बाय पोस्ट दिया गया, लिख कर दिया गया। बाय पोस्ट करोगे तो क्या माना जाएगा? फोन पे तो इमीडिएट हो जाएगा हमारे पास में, फोन वाला पार्ट भी दिया है, बट फोन वाले पार्ट में इमीडिएट मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। अब सुनना, तो क्या किया बेटा, रंगीला ने लेटर लिखा किसको? छबीली को। क्या लेटर लिखा? पढ़ना लेटर क्या लिख रहा है, कह रहा लेटर लिखा गया, सुनना ध्यान से, लेटर लिखा गया 5 फरवरी को। 5 फरवरी, 5 फरवरी को लेटर लिखा जा रहा है, सुनना ध्यान से। ये वर्ड ध्यान रखना, लेटर किस दिन लिखा गया, इट इज कॉल्ड डेटेड ऑन। तो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करे, बताओ भैया डेटेड का मतलब क्या है? मतलब लिखा गया है, तो क्या बोलूंगा, क्या लिखा? डेट है बेटा 5 फरवरी। क्या लिख रहा है सुनना, रंगीला लिखता है आई वॉन्ट टू सेल, छबीली मेरे प्यार, आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस, मैं अपना घर, कौन से वाला? यही वाला घर, घर इसको, हाउस टू यू,
हाउस टू यू फॉर ₹20 लाख, 20 लाख रुपए में, इतने बढ़िया प्राइस में मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूं। लेटर लिखा गया 5 फरवरी को, ध्यान रखना, भूलना मत। हुआ क्या बेटा, जो लेटर इसने लिखा था, ये लेटर छबीली को कब मिला? तो दिस लेटर रीचेस टू, कौन सा? सेम लेटर, दिस लेटर, दिस लेटर, कौन सा दिस लेटर? दिस लेटर मतलब ऑफर लेटर, ऑफर दिया गया, द ऑफर लेटर रीचेस टू छबीली, ऑन, लिख रहा हूं मैं, 7 फरवरी, 5 तारीख को भेजा हुआ लेटर छबीली को 7 तारीख को मिल जाता है। मेरा पहले प्रश्न का रिप्लाई करो बेटा। पहला प्रश्न बताना, रंगीला और छबीली में कौन है प्रोमिजर, कौन है प्रोमिजी? रंगीला और छबीली में कौन है प्रोमिजर, कौन है प्रोमिजी? रिप्लाई करो बेटा, बताओ बताओ बताओ। इन दोनों में मेरा पहला प्रश्न बनता है, अभी आगे बात करूंगा इसमें और लिखूंगा इसके अंदर, पर पहले यहां तक का रिप्लाई करो। इन दोनों केस में कौन प्रोमिजर, कौन प्रोमिजी? ऑब्वियस, जिसने ऑफर दिया होता है हम उसे प्रोमिजर कहते हैं, और जिसको ऑफर दिया उसे हम प्रोमिजी कहते हैं। तो रंगीला कौन है? रंगीला है प्रोमिजर। इसे प्रोमिजर कहो, प्रोपोजर कहो, क्या बोलो, ऑफर मतलब सेम है भाई, हम पहले पढ़ चुके हैं। इसे ऑफरर कहो, प्रपोजर कहो, या कहो प्रोमिजर, सेम। जिसको दिया गया कौन है? छबीली कौन है? छबीली है प्रोमिजी, प्रोमिजर का उल्टा प्रोमिज, ऑफरर का उल्टा ऑफरी, और प्रपोजर का उल्टा क्या बोलूंगा? एक्सेप्टर। एक ही नाम है भैया, ध्यान रखना। इसका मतलब ये होता है जिसको ऑफर दिया गया एक्सेप्ट करे। ओके, अब बताओ मुझे, क्वेश्चन आया कि ऑफर जो दिया गया, ऑफर का कम्युनिकेशन कब माना जाता है? मतलब रंगीले की तरफ से ऑफर दिया गया, तो ऑफर किस दिन कम्युनिकेट माना जाएगा? माना जाएगा। तो पढ़ना लो में क्या लिखा, तो कहता है भैया ऑफर कम्युनिकेट कब माना जाएगा? तो एज पर लो पढ़ो ध्यान से बेटा, कब माना जाएगा? व्हेन, जब इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द ऑफरी, जब ये ऑफरी की नॉलेज में आ जाएगा। ऑफर दिया गया, उसकी नॉलेज ऑफरी को हो जाएगी। बताओ बेटा, इस क्वेश्चन में जो मैं लिख रहा हूं ऊपर, यहां पर इस कहानी के अंदर, ये ऑफर की नॉलेज की घर बेचना चाहता है, नॉलेज 5 तारीख को हुई उसको, छबीली को, या 7 तारीख को? तो विच डेट इज टर्म्ड एज डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? टेल मी टेल मी टेल मी, यहां पर कौन सी डेट कहलाएगी? कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर की डेट कहलाएगी, बताओ बेटा। विच डेट इज टर्म्ड एज द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर? बोलो बोलो बोलो। सर हमको पता है, हमको पता है, कौन सा डेट है? क्या 5 तारीख है? नो, 5 तारीख आपको कंफ्यूज जाती है। मतलब जब आपके सामने क्वेश्चन में डेटेड लेटर लिखने की डेट, लिखने की जो डेट होती है, तो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होती है, उससे आपका कोई लेना देना नहीं होता, उसे कोई मतलब नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, एज पर दिस 2 लाइंस ये लिखी गई, तो आंसर क्या आएगा? ऑफर कम्युनिकेट हुआ, ऑफर किस दिन हुआ? आंसर क्या बेटा? आंसर इज 7 फरवरी। जिस दिन लेटर की नॉलेज हुई उस दिन ही उसका आंसर आएगा। तो एग्जामिनर आपसे, वेरी गुड जमील बेटा, एग्जामिनर आपसे ऑप्शन में डेट पूछता है एबीसीडी करके कि 5 तारीख है, 7 तारीख है, क्या है। ओके, आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, पढ़ने करें। अब क्या हुआ, तो लेटर मिला था किसको? छबीली को। छबीली ने लेटर देखा, पढ़ लिया, ओके मिल गया, ऑफर नॉलेज हो गई उसको। अब छबीली बड़ी खुश हो गई, अरे वाह, घर खरीदना घर खरीदना घर खरीदना। छबीली ने क्या किया, लेटर का रिप्लाई लेटर से किया, और क्या बोली, पढ़ना ध्यान से। छबीली ने क्या लिखा, लिखना नोट करना। छबीली कौन है बेटा? प्रोमिजी। छबीली एक्सेप्ट द ऑफर, एक्सेप्टेड द ऑफर। छबीली ने लेटर पढ़ने के बाद ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड द ऑफर। छबीली ने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, और इतना काफी नहीं, उसने क्या किया, लेटर लिखा, क्या बोला? एंड क्या लिखा? एंड ए लेटर, एंड ए लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और अपने एक्सेप्टेंस का लेटर भेज रही है, कैसे? बाय पोस्ट, बाय पोस्ट। कब भेज रही है? ऑन, नोट करना, 11 फरवरी। छबीली ने अपनी एक्सेप्टेंस का लेटर, प्लीज यहां पर समझने की बात देखना ध्यान से बेटा, लेटर किस दिन पोस्ट किया गया अलग चीज है, लेटर किस दिन पहुंचा अलग चीज होती है बेटा। तो कहता भैया जिस दिन लेटर को पोस्ट कर देते हो, पोस्ट का मतलब होता है कि वो आपकी पावर से बाहर निकल चुका है, आउट ऑफ द रीच ऑफ द ट्रांसमिशन, आपकी पावर से बाहर चला गया, ट्रांसमिशन चल चुका है, इन शॉर्ट। एंड लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पुट्स इनटू ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन बोलूं
तो बोलता है पोस्ट, ट्रांसपोर्ट। लेटर ट्रांसमिशन में चला गया, बोलते हैं ट्रांसपोर्ट पोस्ट में चला गया, उसको बोलता है ट्रांसमिशन। तो क्या किया बेटा, 11 फरवरी को 7 को मिला हुआ ऑफर, छवि ली, कब कर रही एक्सेप्टेंस, 11 फरवरी को लेटर पोस्ट कर दिया। और जो लेटर पोस्ट किया बेटा, दिस लेटर रीचेस टू, कौन सा, दिस लेटर कौन सा बेटा, दिस लेटर कौन सा, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस छबीली ने किया। दिस लेटर रीचेस टू रंगीला, रीचेस टू रंगीला ऑन, डेट लिख रहा हूं सुनना ध्यान से, क्वेश्चन डेट पे आएगा, इस पे ध्यान रखना, तो क्वेश्चन डेट पे आने वाला है। ऑन 11 को भेजा, 15 ऑफ फरवरी, 15 फरवरी को ये लेटर मिलता है रंगीला प्रोमिसर को। अब मेरा अगला प्रश्न बनता है, आप सुनना ध्यान से बात, When it comes to the communication of acceptance, ऑफर की बात तो हो चुकी है भाई, अब मुद्दा आता है कि भैया बताओ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कैसे होता है। अब बात समझना, कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं, इसकी नेक्स्ट क्लास में बात कर रहा हूं। बताओ बेटा बताओ, एक्सेप्टेंस के बारे में पहली बात, एक्सेप्टेंस करता कौन है सर, एक्सेप्टेंस करता है कौन, प्रोमिस ही करता है, जिसको दिया गया, ओके ठीक है। बट मुझे बताओ, तभी बात लेटर की हो रही है तो लोग कहता है भैया दो पार्टी इन्वॉल्व है, पहली पार्टी तो पहली पार्टी प्रोमिसर, दूसरी पार्टी प्रोमिसी, तो बोला एक्सेप्टेंस फॉर दी प्रपोजर कब होगा, फॉर दी प्रपोजर मतलब ऑफर कब होगा, और दूसरा है एक्सेप्टेंस फॉर दी प्रपोजर, एक्सेप्टर कब होगा, फॉर दी एक्सेप्टर कब होगा, फॉर दी प्रोमिसी बोल सकता हूं। नाम में कंफ्यूज मत होना, एक्सेप्टर कहूं, प्रोमिसी कहूं या ऑफरी कहूं मतलब सेम है, प्रोमिसर कहूं, प्रपोजर कहूं या ऑफर कहूं मतलब सेम। अब पॉइंट समझ, तो लोग कहता है भैया जब बात है एक्सेप्टेंस की, तो ऑफर की बात नहीं, ऑफर की बात तो हो चुकी है, आंसर भी निकल चुका है। अब बताओ एक्सेप्टेंस किस दिन कम्युनिकेट माना जाएगा, प्रपोजर की तरफ से, दूसरा और एक्सेप्टर की, दो नाम है बेटा, दो नाम है। पहला मुझे बताओ, ऑफरर किस दिन मान लेगा कि भैया एक्सेप्टेंस हो चुकी है, जिस दिन उसको इस बात की नॉलेज हो गई कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस पोस्ट कर दिया। बोलो हाँ है ना, बताओ ना, जिस दिन उसे इस बात की नॉलेज हो गई कि मेरी जाने मन ने, छबीली ने लेटर पोस्ट कर दिया है, that date will be termed as the date of acceptance for the proposer। ये मान लेगा ना भाई, कब मानेगी, जिस दिन लेटर पहुंच जाएगा, कब मानेगी, याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, जिस दिन लेटर पोस्ट कर दिया जाता है और उसकी रीच से बाहर हो जाता है, that date will be treated as the date of communication of acceptance for the proposer। याद रहेगी, क्या बोलूंगा, पढ़ना सर सुनो, for the proposer कब, तो लिखो when the letter, आंसर क्या रहेगा हमेशा, आपको ये करना होता है क्वेश्चन के अंदर, इस दिन लेटर पोस्ट किया, बोलूंगा when the letter of acceptance, when the letter of acceptance बोलूंगा puts into transmission, puts to ट्रांसमिशन, इसी को बोलते हैं इनटू पोस्ट, अगर उसे पोस्ट में डाल दिया, पोस्ट कर दिया गया, दैट डेट विल बी टर्म्ड एज द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द प्रपोजर। बताओ बेटा कौन सी डेट है यहां पर, कौन सी डेट है यहां पर जहां पर लेटर को पोस्ट किया गया, क्या वो 5 तारीख है, 7 तारीख है, 11 है, 15 है, टेल मी। ऑप्शन है 4 डेट दे दिया आपको, 5, 11, 7, 15, और पूछा बताओ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस फॉर द प्रपोजर कब हो रहा है, बोलो बोलो बोलो, क्या आंसर आएगा, ऑब्वियस सर, इसका आंसर क्या आएगा सर, ऑब्वियस इसका आंसर है 11 ऑफ फरवरी, लेटर पोस्ट कर दिया जाता है, तो आंसर क्या आएगा, बोलो क्या लिखूं, फॉर द प्रपोजर डेट क्या है, 11 ऑफ फरवरी। सिंपल सी बात ना, प्रोपोजर को ऑप्शन मिल गया, अच्छा लेटर डाल दिया, आएगा मतलब है मेरे पास, पार्सल निकल, मान लेगा उसको। नंबर 2 क्या बोला, एक्सेप्टर के लिए कब होता है बेटा, जब लेटर पहुंच जाता है किसके पास, प्रोमिसर, देखो when the letter of acceptance, when the letter of acceptance, when the letter of acceptance देखो reaches to, पहुंच जाए, reaches to the promiser, उस दिन उसको शांति मिल जाएगी, जो मैंने लेटर लिखा था उसको मिल गया, तो मेरे लिए एक्सेप्टेंस। याद क्या है, डेट क्या लिखूंगा बताना मुझे, आंसर क्या आएगा, इसमें 11 पहुंचा कब लेटर, एक्सेप्टेंस पहुंचा 15 फरवरी, आंसर क्या आएगा बेटा बोलो, आंसर आएगा 15 फरवरी। समझ में आया, डन डन डन।
तो ये था बात कम्युनिकेशन की, ये था क्वेश्चन इसका पार्ट। बोलो क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया? डाउन डन 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 डन। अब बात बचे रिवोकेशन की, वो कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है? बट रिवोकेशन बहुत छोटा सा पार्ट है, उसके रिगार्डिंग मुझे कुछ एडिशनल बातें तुम्हें और बतानी है, और विल स्टार्ट ए न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड कंसीडरेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, और कुछ भी डाउट लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और प्लीज सेशन को लाइव ही ज्वाइन कीजिए गाइस। बाद में जो बच्चे क्लास देख रहे हैं गाइस, अगर ऐसे रहेगा तो फिर तो फायदा क्या हो, मजा नहीं है, ठीक है? सी यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस। गाना गाया जाओ, कौन सा? बाय बाय और टाटा सी अगेन, ओ परसों तेरे मेरे नैन, बाय बाय बेटा, बाय।